हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और ये वाली सीरीज किसकी है? क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे लिक्विड किसी कंटेनर में रखे रहते हैं तो उसकी वॉल में वो थ्रस्ट डालता है अपनी थर्मल वेलोसिटीज, मतलब टेम्परेचर के कारण, वो चीज हमने देखी थी। अब हम क्या करेंगे, उसी में आगे बढ़ेंगे और हम अपना अगला टॉपिक प्रेशर से आगे करेंगे, आगे पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ये वाला लेक्चर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये क्या है? क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज है। हमने अपना एक चैप्टर पूरा उसमें कंप्लीट कर लिया है। आप जाके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को पूरा पढ़ सकते हैं। स्कूल लेवल में क्या हो रहा होगा, अभी आप यदि स्कूल लेवल में होंगे तो क्या होगा कि आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स चल रहे होंगे और मैं आपको बीच से एंड तक के चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कराऊंगा। तो आपका क्या होगा, दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि स्कूल लेवल में ऐसा होता है कि टीचर्स आपको स्टार्टिंग के पूरे चैप्टर्स पढ़ा देते हैं और आखिरी के एक दो चैप्टर या जो लीस्ट सबसे लास्ट चैप्टर रहता है वो आपका हो ही नहीं पाता है कभी कभी। तो यहां से क्या होगा आपका कि लास्ट चैप्टर के बारे में भी आपको नॉलेज रहेगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे होंगे और मैं तो आपको एट द एंड पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट्स, मेजरमेंट, वो सब चीजों को तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका दुगना रिवाइज भी होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 11 की सीरीज को बीच से शुरू किए। तो चलिए, हमने क्या देखा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम क्यों फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सारी चीजें फ्लूइड से ही बनी हुई है, मैक्सिमम चीजें। बहुत सारे प्लैनेट्स जैसे अर्थ टाइप को देखें तो अर्थ एक प्रकार का रॉकी प्लैनेट है, बट अर्थ से यदि कोई भी प्लैनेट 50% भी ज्यादा बड़ा हुआ ना तो वो क्या हो जाता है? गैस जाइंट हो जाता है। मतलब हम क्या बोलते हैं? गैस प्लैनेट्स बोलते हैं। जैसे हमारा जुपिटर है, हमारे सोलार सिस्टम में जुपिटर पूरा गैस का बना हुआ है, उसमें कोई सरफेस ही नहीं है। अंदर जरूर एक सरफेस होगा जो उसका मेन कोर होगी, मगर वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता और कोई चले भी गया तो वापस नहीं आ सकता। मतलब वो पूरा गैस का ही बना है। तो अर्थ से यदि 50% ज्यादा भी कोई प्लैनेट का साइज हो गया तो वो क्या बन जाता है? गैस प्लैनेट बन जाता है। तो इसलिए सन भी है, उसके ऊपर भी पूरा क्या है? मैक्सिमम फ्लूइड के फॉर्म में ही, अंदर ही उसकी ठोस कोर है। तो इसलिए फ्लूइड्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। अर्थ में भी क्या है, हमारा 70% क्या है? वाटर ही है और हमारी बॉडी भी पूरी वाटर से ही बनी है। तो इसलिए फ्लूइड एक क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टी जानना। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था कि थ्रस्ट क्या होता है और लिक्विड इन इक्विलिब्रियम में कैसे हमने लिक्विड इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है, और जब कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो क्या करता है? रिजल्टेंट फोर्स कहां लगती है? उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, उसके खुद के वेट के कारण। ठीक है, ये चीज का हमने प्रूफ देखा था कि कैसे वो लिक्विड नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में और हम देखेंगे प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर क्या होता है और प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा यह लेक्चर। तो द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मतलब किसी लिक्विड का प्रेशर एट ए पॉइंट इज द थ्रस्ट और नॉर्मल फोर्स exerted by the liquid at rest per unit area around that point। मतलब क्या बोल रहा है? प्रेशर किसी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट में वो क्या होता है? एक प्रकार का थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट और नॉर्मल फोर्स। अब यदि मैं थ्रस्ट और फोर्स के बारे में डिफरेंस बोलूं तो दोनों सेम ही चीज है। थ्रस्ट क्या, जैसे फोर्स क्या होती है? पुश और पुल होता है। थ्रस्ट क्या होता है? जनरली हम पुश को ही बोलते हैं थ्रस्ट को। जैसे रॉकेट थ्रस्ट मारते हुए जाता है एटमॉस्फेयर के बाहर तो वो क्या करता है? पुश करते हुए जाता है नीचे तरफ बहुत तेजी से, तो उसको रिएक्शन के कारण क्या मिलता है? वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो थ्रस्ट और फोर्स प्रकार एक ही प्रकार की चीज है, बस थ्रस्ट को हम जनरली पुश से रिलेट करते हैं और फोर्स को हम पुश और पुल दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्या करता है? किसी भी पॉइंट में थ्रस्ट या नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है। अब यदि मैं बोलूं नॉर्मल फोर्स क्या होती है, तो नॉर्मल फोर्स मतलब किसी भी सरफेस की वो क्या एक्ट करेगी? 90 डिग्री एक्ट करेगी। ये जो फोर्स है, ये जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस पे क्या हो रही है? 90 डिग्री एक्ट कर रही है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? ये एक प्रकार की नॉर्मल फोर्स है। यदि सरफेस ऐसा होता तो इसमें कोई नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे, ये वाली फोर्स हमारी एफ। ठीक है, और वो कैसे एक्ट करेगी? 90 डिग्री एक्ट करेगी। तो ये ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? जो किसी से भी 90 डिग्री एक्ट करती हैं, वो क्या होती है? हमारी नॉर्मल फोर्स होती है। ठीक है, तो क्या करता है? नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड पे बाय द लिक्विड। मतलब लिक्विड नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है जब वो रेस्ट में रहता है, मतलब जब वो रुका हुआ है, भरा हुआ है कहीं पे, पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। मतलब उसी पॉइंट का पर यूनिट एरिया, मतलब क्या एरिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इफ द टोटल फोर्स
इफ द टोटल फोर्स F एक्ट्स नॉर्मली एक टोटल फोर्स F नॉर्मली एक्ट कर रही है, मतलब 90 डिग्री एक्ट कर रही है ओवर ए फ्लैट एरिया A, देन प्रेशर इज गिवन बाय, यदि कोई नॉर्मल फोर्स F नॉर्मली एक्ट कर रही है किसी एरिया A पे, तो प्रेशर कैसे गिवन हो जाएगा, P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यही प्रेशर का फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट भी एक प्रकार की फोर्स है, और प्रेशर इक्वल टू P इज इक्वल टू F बाई A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स, और जैसे एक तो ये हमने एरिया लिया, इसमें जो फोर्स लग रही होगी F 90 डिग्री, और ये इसका एरिया, तो यही क्या हो जाएगा हमें प्रेशर बताने लग जाएगा उस जगह में। ठीक है, तो प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। और ये लिक्विड कैसा प्रेशर एक्सर्ट करता है, किसी भी कंटेनर में, यदि मैं कंटेनर लेता हूं और इस कंटेनर में लिक्विड भर देता हूं पूरा, तो वो क्या करेगा, ये तीनों दीवालों में, लिक्विड की जो तीन साइड की दीवार अभी जो हमें दिख रही है, ये वाली और ये वाली, इसमें क्या करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, और वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रेशर कैसे कैलकुलेट, प्रेशर भी लगाएगा फोर्स भी लगाएगा, मतलब फोर्स लगा रहा है इसका मतलब प्रेशर तो लगा ही रहा है, P इज इक्वल टू एफ ए होता है, तो प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स तो लगी रही है। तो वो कंटेनर की वॉल्स में क्या करता है, लिक्विड प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो लगा रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड बाय एरिया करके उसका प्रेशर से। ठीक है, तो जिस भी कंटेनर में लिक्विड को भरेंगे वो उसकी कंटेनर की वॉल्स में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और यदि हमें पता है वो फोर्स लगा ही रहा है, थर्मल वेलोसिटीज के कारण चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उसके पार्टिकल्स में, वो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है वॉल्स को, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, तो वो क्या करेगा, उसी कारण एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, सिंपल, जैसे मैं कंटेनर में फ्लूइड भर दिया और उसको टेबल के ऊपर रख दिया, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, टेबल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अपना, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम। यदि सीजीएस सिस्टम में मैं प्रेशर की यूनिट की बात करूं ना, तो वो क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या देखते हैं, यूनिट क्या होती है उसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो किसमें होती है, एसआई सिस्टम में होती है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम में रहती है वो। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है। तो हम जो भी प्रेशर की यूनिट्स की बात करेंगे सब क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन, और एरिया क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर में होता है। तो प्रेशर की यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम जैसे स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। बस प्रेशर और स्ट्रेस में यह फर्क है, प्रेशर एक प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स होती है और स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। जैसे ये कंटेनर में मैं लिक्विड फिल किया हूं, तो इसकी वॉल में हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वॉल में एक्सटर्नल जो फोर्स लग रही होगी उसके कारण जो प्रेशर डेवलप होगा वो होता है प्रेशर। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है। मगर स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है, जो रिस्टोर करके अपनी उसकी पोजीशन में लेके आती है, वो होता है स्ट्रेस। बट प्रेशर क्या होता है, अलग होता है, एक्सटर्नल फोर्स होती है। दोनों की फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही होता है और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। ठीक है, अब यदि हम उसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, सेम जैसे जो स्ट्रेस का रहता था, m l की पावर -1 t की पावर -2। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स हमारा क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट ऑन दैट डायरेक्शन। तो ये क्या बोलती है, सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू a। ठीक है, और एरिया तो हमारा नॉर्मली रहेगा। तो यदि मैं m और a की बात करूं, तो मास क्या होता है, मास को मैं क्या लिखता हूं, kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन हमारा। ठीक है, जैसे वेट की बात करूं तो m इंटू जी हो जाता है, वेट भी एक प्रकार की फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है वहां। तो फोर्स क्या होती है, ma, m क्या है हमारा kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया क्या होगा हमारा, मीटर स्क्वायर। तो यदि मैं इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखूं तो मैं kg को क्या लिखूंगा, m। ठीक है, मास जो मीटर है, मीटर को मैं क्या लिखूंगा, लेंथ है वो एक प्रकार की, तो लेंथ का डायमेंशन है। ठीक है, नीचे m स्क्वायर है तो l स्क्वायर भी है, इंटू सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को मैं कैसे लिखता हूं, टाइम t का स्क्वायर। तो यहां से l खत्म, इसका स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा, m, एक l बचा है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, l की पावर -1, और नीचे t का स्क्वायर है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर -2। तो आ गया हमारा m, l की पावर -1, t की पावर -2। यही क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। सेम यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, स्ट्रेस का भी होता है। ठीक है,
तो हमें प्रेशर का डेफिनेशन समझ में आया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। किसी लिक्विड की कंटेनर, किसी लिक्विड के अंदर हम स्टोर करते हैं तो उसके कंटेनर में पानी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई में, सीजीएस में बात करेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट में हम न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं, सीजीएस यूनिट में हम फोर्स को डाइन में लिखते हैं, एसआई यूनिट में हम एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, सीजीएस यूनिट में हम एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो दोनों सेम ही टर्म है, बस डिनोट करने का तरीका अलग है, ठीक है। और क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 डाइन सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है। वही अभी हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है, ये हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर क्या होता है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब वो क्या बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता, ठीक है। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज लिक्विड प्रेशर, यदि लिक्विड के प्रेशर की बात करूं, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, लिक्विड प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन ए लिक्विड हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इनसाइड में लिक्विड में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड रहता है ऑल डायरेक्शन में। जैसे मैं एक लिक्विड कंटेनर लेता हूं, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, कुछ भी लिक्विड मतलब पानी वानी कुछ भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म। अब यदि यहां पे मैं एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, ये एलिमेंट की ना जो विड्थ है वो बहुत कम है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है ना वो बहुत कम है, मैं मान रहा हूं एक प्रकार का प्लेन है, बस 2D, जिसका x होगा, y होगा, z डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे ना लिक्विड के अंदर क्या होगा, फ्लूइड इसके ऊपर क्या करेगा, पूरा प्रेशर लगाने लग जाएगा चारों तरफ से, और या चारों तरफ से फोर्स लगाने लग जाएगा। तो ये जो फोर्स और जो प्रेशर की वैल्यू है जो इस बॉडी में लगेगी ना, प्रेशर की इंटेंसिटी बोलूं या फोर्स बोलूं, वो क्या होगी, हर तरफ से सेम होगी, ठीक है। तो वो हर जगह हर डायरेक्शन से सेम होती है। इसलिए लिक्विड प्रेशर क्या होता है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो उसमें चारों तरफ से ही उसमें लग रहा है ना, तो क्या डायरेक्शन बताएंगे हम जब उसमें चारों तरफ से ही लग रहा है तो, ठीक है, इसलिए वो बोला, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। फिर उसके बाद इन ऑल डायरेक्शन, दिस शोज दैट डेफिनेट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद लिक्विड प्रेशर। तो यही चीज शो क्या करती है, जो हमने एग्जांपल देखा कि लिक्विड प्रेशर के साथ कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं रहता, वही प्रेशर वो हर जगह में लगाते रहेगा। प्रेशर बस लिक्विड में कैसे चेंज होगा, जितना हम पानी के अंदर जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा, बस ऐसे ही चेंज होगा। एक लेवल में प्रेशर देख रहे हैं तो वो सेम होगा। यदि मैं एक कंटेनर लेता हूं ऐसे, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है और इसी के लाइन में कोई दूसरा पॉइंट है, इसी के लाइन में कोई तीसरा पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट्स में क्या होगा ना, प्रेशर सेम होगा। भले ऊपर में कुछ भी हो, कैसा भी हो, यदि ऊपर में पूरा पानी फिल्ड है इनमें और हाइट सेम है तीनों पॉइंट की, तो तीनों पॉइंट में क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, कि प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट आती है हमारी एटीएम। सबसे पहले वाली यूनिट की बात करते हैं हम, 1 ATM लिखते हैं, ठीक है। 1 ATM का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यह है कि जो वातावरण हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है सी लेवल में, यदि आप सी लेवल में है, जनरली जो हमारे जो लेवल्स होते हैं, जैसे हम रोड में घूमते हैं तो वो सब क्या होता है, एक प्रकार से हम बोलते हैं कि सी लेवल के आसपास ही है। यदि हम पहाड़ में चढ़ जाएंगे तो हम बोलते हैं कि सी लेवल से ऊपर है। हम यदि हिली एरिया में रह रहे हैं तो हम बोलेंगे सी लेवल से हम इतना फीट ऊपर है, इतने 100 फीट हम ऊपर है, ठीक है। तो सी लेवल क्या होता है, जनरली ग्राउंड लेवल, जो हमारे नॉर्मली ग्राउंड लेवल रहता है। तो उस ग्राउंड लेवल में ना एटमॉस्फेयर क्या है, एक प्रकार का पूरा फ्लूइड है। जैसे मैं अर्थ की बात करूं तो यह है हमारा अर्थ, और इसके ऊपर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर क्या है, ग्रेविटी के कारण पकड़ा हुआ है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करेगा ना, फोर्स लगाता है, ठीक है। जितना भी ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, दबाव डालेगा। हवा है तो वो हवा क्या करेगी, दबाव डालेगी। और अर्थ के सरफेस में जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा पूरा एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं अर्थ के सरफेस में। यदि पहाड़ हुआ तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि यहां पे कोई पहाड़ आ गया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में हवा की डेंसिटी कम होने लग जाती है तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा पहाड़ के ऊपर में, ठीक है। यदि अब यहां पे क्या हुई, नदी रही, और मतलब मान के चलिए यदि कोई वो रहा, समुद्र रहा, और आप अंदर जा रहे हैं पानी के, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि फ्लूइड चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है ना, अपने ऊपर अर्थ के सरफेस में जो प्रेशर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं।
अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जो हम पूरे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऐसे खुद इवॉल्व हुए हैं कि वो एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर सह ले और थोड़ा बहुत डिफरेंस प्रेशर सह ले। जैसे यदि हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट के अंदर प्रेशर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि प्रेशर कम हो गया ना तो आप दम घुटने से, ऑब्वियस बात है स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता तो आपका दम घुट जाएगा, तो दम घुटने से पहले ही आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होगा ना तो हमारे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स है ना वो कम टेम्परेचर में भी क्या हो जाएंगे? बॉइल्ड होने लग जाएंगे। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल्ड होता है क्योंकि उसके ऊपर का सरफेस क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि मैं उसको कम कर दूं ना उसके प्रेशर को तो वो रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस में ही बॉइल हो जाएगा। तो स्पेस में क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है, तो इसलिए हमारे बॉडी के फ्लूइड्स क्या हो जाएंगे? अपने आप बॉइल हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है स्पेस में प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है, आप मूवीज देखते होंगे तो होता होगा कि उनके शिप में हल्का सा भी छेद होता है या हल्का सा भी ब्लास्ट होता है, सब अंदर की चीज बाहर फेंका जाती है, क्योंकि अंदर वो लोग ज्यादा प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है, तो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर वातावरण हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है वो क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक और चीज में हम क्या लिखते हैं बताऊं? 1.01325 बार बोलते हैं इसको। ये दूसरी यूनिट है प्रेशर की। एक और तरीके से हम प्रेशर मेजर करते हैं, वो क्या होता है? 1.01325 बार। ये दूसरी यूनिट है प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक यूनिट भी है, बार भी होता है। हम प्रेशर बार में भी मेजर करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार। तो ये 2 अलग अलग प्रकार की यूनिट है। ठीक है, अब यदि मैं देखूं कि एक बार कितनी होती है, यदि मैं एक बार की बात करूं तो एक बार कितना होता है बताऊं? 1 × 10⁵ पास्कल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसी में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 × 10⁵ पास्कल, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? PA से। और पास्कल ही क्या होता है हमारा? और पास्कल को ही हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल ही हमारी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जनरली हम क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन में और एरिया क्या? मीटर स्क्वायर में। तो हम पास्कल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बार में देगा तो उसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो लोग एकदम अच्छे से सीरीज फॉलो कर रहे हैं, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस में एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में, फिर उसके बाद पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करके हम उसको सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये होता है। तो अब यदि मैं ये देखूं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पास्कल होगा, तो यदि मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं ना तो वो कितना हो जाएगा? 1.01325। ये क्या हो गया? बार में हो गया, इंटू 10⁵। तो अब किस में हो जाएगा? ये पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1 से इंटू करेंगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या करेंगे? इतनी वैल्यू इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रेशर पास्कल में आ जाएगा और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि 3 यूनिट है प्रेशर को मेजर करने के लिए, एटीएम, बार, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो दोनों सेम चीज होती है। तो 3 तरीके से हम प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रिलेशन देखते हैं। तो एक न्यूटन कितना होता है ना? एक न्यूटन होता है 10⁵ डाइन्स बोलते हैं इसको हम। एक न्यूटन होता है 10⁵ डाइन्स। ठीक है, और एक मीटर स्क्वायर कितना होता है? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होगा? 10⁵ डाइन डिवाइड बाई 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। कैंसल आउट करेंगे, 4 खत्म और 5 खत्म, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। यदि आपको क्वेश्चन डाइन में दिया और आप चाहते हैं उसको न्यूटन में चेंज करना है मेरे को, तो आप कर सकते हैं ये चीज भी। ठीक है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रेशर की क्या हुई? अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रेशर से रिलेटेड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है 2 थाई बोन्स। ठीक है, थाई की बोन्स मतलब क्या? जो हमारी थाई होती है उसकी बोन्स के बारे में बात कर रहा है। फीमर्स, ठीक है, फीमर बोलते हैं जिसको हम थाई की बोन को, मतलब जांग की हड्डी जिसको हम बोलते हैं फीमर। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया
10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये पेन है, यदि मैं इसको बीच से काट दिया देखूंगा तो मेरे को एक प्रकार का सर्कल दिखेगा। मेरा पेन तो भले ट्रायंगल है, तो मैं इसको काटूंगा तो ट्रायंगल दिखेगा, मगर यदि एक सर्कुलर चीज होती है मैं उसको बीच से काट देता तो मेरे को सर्कुलर दिखता जब मैं उसको ऐसे देखता, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कभी भी यूनिट के एरिया -2 नहीं होता, तो एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोर्ट दी अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। तो दोनों थाई की बोन सपोर्ट कर रही है अपर मास ऑफ द 40 ह्यूमन बॉडी, जिसका मास क्या है? 40 kg। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द फीमर्स। एवरेज प्रेशर निकालो जो सस्टेन कर रहा है फीमर के द्वारा। इसका मतलब क्या है? ऐसा बोल रहा है कि हम मान लेते हैं कि जो जांग की हड्डी है वो सर्कुलर है, उसी का हमें एरिया दिया है, और वो क्या हो गया? ये हमारे दो पैर, और या बोल सकते हैं फीमर्स या जांग की हड्डी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है? जो बॉडी है, एक बॉडी है, क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, जिसका मास कितना है? 40 kg है। ठीक है, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा? एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द फीमर्स। जो फीमर्स हैं वो कितना एवरेज प्रेशर सस्टेन करेंगे उसके बारे में वो निकालो बोल रहा है। ठीक है, और इसका एरिया दिया है कितना? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी, गिवन वैल्यूज लिखते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया है? एरिया दिया है A, और वो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब क्या है? ये एक थाई बोन का एरिया है, एक फीमर का एरिया है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया के लिए क्या होगा? एरिया के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो कितना आ जाएगा हमारा एरिया जो हम लेंगे? वो हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, ये एरिया की वैल्यू हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। और हमें क्या दिया है? साथ में मास दिया है। मास कितना दिया है हमें? 40 kg। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? वेट के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट क्या होता है? W = mg। ठीक है, मास कितना दिया है हमें? 40, और g की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम? एकदम एग्जैक्ट बनाना चाहें तो आप 9.8 9.81 ले सकते हैं। नॉर्मली बनाना चाहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 400 न्यूटन आ जाएगा। इतना क्या है? ये वेट है। वेट भी क्या होती है? एक प्रकार की फोर्स ही होती है, जो तभी उसकी यूनिट न्यूटन होती है, और फोर्स की भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, और क्या निकालने बोला है? वो एवरेज प्रेशर। तो PAV। कैसे एवरेज प्रेशर निकाल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो एवरेज प्रेशर क्या होगा हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू डालते हैं हम। फोर्स कितनी दी है हमें? 400, और एरिया कितना आया है हमारा? 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, 1 0 गया, 1 0 गया, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 20 इंटू, और ऊपर 20 इंटू 10 टू द पावर 2 रहेगा। यही आएगा हमारा आंसर। सॉरी, यहां पे मैं -2 लिखा हूं, 10 टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो वो क्या होगा? 10 टू द पावर -4 होगा। ठीक है, मैं मीटर में चेंज कर दिया, तो ये जो -2 मैंने लिखा है ना, ये 10 टू द पावर क्या होगा? -4 होगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब वहां पे स्क्वायर होगा ना, तो वो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 टू द पावर -4, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा था, बट यहां पे क्या है? मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर -4 होगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या वैल्यू होगी? 10 टू द पावर -4 होगी। कोई बात नहीं, हम गलती करते भी हैं तो एट द एंड जब हमें ओरिजिनल आंसर आने वाला रहता है तो हम समझ जाते हैं। तो 10 टू द पावर -4 नीचे में है, और ऊपर में क्या बचा? 20। तो 20 इंटू ऊपर जाके 10 टू द पावर -4 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? एवरेज प्रेशर आ गया। PAV = 20 इंटू 10 टू द पावर 4। और अच्छे से लिखेंगे तो क्या करते हैं? ये 20 का और 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज हमारी हो गई सॉल्व। अब उसके बाद एक और चीज कि लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो प्रेशर नहीं बोला, एवरेज प्रेशर निकालने बोला, बट हम निकाल क्या रहे हैं, नॉर्मल प्रेशर ही निकाल रहे हैं। तो वो कैसे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब एवरेज प्रेशर निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे, जब पी एवरेज निकालना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स भी एवरेज रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्स एवरेज कैसे, एक जो है, एक क्या करेगा, एक 400 का लोड ले रहा है, एक जो थाई बोन है वो 400 का लोड ले रही है, तो यदि मैं एवरेज फोर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 400 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, तो 800 बाई 2 भी क्या आएगा, 400 ही आएगा न्यूटन। तो एवरेज फोर्स भी कितनी आएगी, 400 न्यूटन ही आएगी। इसलिए हम यहाँ पे एवरेज फोर्स रख रहे थे, तो हमारा क्या आ रहा है, एवरेज प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बन गया एकदम सिंपल। बस क्या होगी यहाँ पे मिस्टेक, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने की, वो चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, स्प्रिंग वाला। यहां पे क्या होगा, एक प्रकार का स्प्रिंग कांस्टेंट भी यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, कंसीडर ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को कंसीडर करो, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 81.75 न्यूटन मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू बताया, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है। ठीक है, कितनी स्टिफ है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है एक प्रकार की। ठीक है, ऑफ 81.75 न्यूटन पर मीटर ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में लगी हुई है स्प्रिंग। ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन कंप्रेसेस द स्प्रिंग, एक फोर्स किसी पिस्टन में एक्ट करती है तो वो स्प्रिंग को क्या कंप्रेस करती है, डाउनवर्ड, एंड द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 3 मीटर स्क्वायर। पिस्टन का एरिया दिया है, फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग में कितना दबाव हो रहा है, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो रही है। इफ द अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन इज 12 न्यूटन, मतलब पिस्टन में एक तरफ से फोर्स क्या लग रही है, 12 न्यूटन की, अगले तरफ क्या है, स्प्रिंग है, तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि एक तो स्प्रिंग लगी हुई है, वो स्प्रिंग क्या है, एक पिस्टन से कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे भी ले सकता हूं, इसको मैं उल्टा करके भी बता सकता हूं, जैसे वो डाउनवर्ड बोल रहा है, और ये यहां पे क्या है, ऐसे पिस्टन है। ठीक है, इसके नीचे तरफ में क्या होगा, मैं नीचे ले रहा हूं, कैसे भी ले सकते हैं आप, ऊपर भी ले सकते हैं, यहां पे फ्लूइड है। ठीक है, और ये फ्लूइड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा एफ, वही वो बोल रहा है जो फोर्स की वैल्यू दिया है 12 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जब ये फोर्स लगाएगा तो ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। ठीक है, स्प्रिंग दबेगी और अपनी एक दूसरी पोजीशन पे आएगी, मान लेते हैं इस पोजीशन पे आ गई, जो मैं अब रेड रंग से पिस्टन बना रहा हूं, इस पोजीशन पे आ गई स्प्रिंग। तो ये दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस क्या मान लेता हूं, एक्स। यही हमें निकालना है एक्स, कि कितना स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, और हमें क्या दिया है, कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, यहां पे स्प्रिंग के कांस्टेंट की के की वैल्यू दिया है, और पिस्टन का एरिया दिया है, कितना एरिया, कितना दिया है हमें, 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 3 मीटर स्क्वायर। तो सही चीज है, एरिया की भी वैल्यू दिया है 3 मीटर स्क्वायर, तो एरिया की भी वैल्यू क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, -2 थोड़ी ना होता है, मीटर स्क्वायर होता है सिंपली। एरिया ऑफ दी पिस्टन इज 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, तो मीटर की पावर -2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जब इस पोजीशन पे आएगी, एक्स पोजीशन पे जब पिस्टन आएगा, तो जो दोनों फोर्स लग रही होगी, एक स्प्रिंग फोर्स और नीचे फ्लूइड का प्रेशर, क्या होंगे, उसको वहीं पे रोकेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और यही जो फोर्स होगी स्प्रिंग की फोर्स के बराबर होगी, तो स्प्रिंग की फोर्स क्या बोलते हैं हम, K इंटू एक्स बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके डिफ्लेक्शन, मतलब जितना उसमें डिस्टेंस है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, एक दूसरे के बराबर हो रही है, तो यहां से ए और ए कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब F इजिकल टू क्या आ जाएगा, F इजिकल टू आ जाएगा K और X। अब यहां से मेरे को X की वैल्यू में निकालना चाहूं तो X इजिकल टू क्या हो जाएगा, F बाई K। F कितना है हमारा, फोर्स दिया है 12 न्यूटन की। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 81.75। ठीक है, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये मीटर सबसे ऊपर चले जाएगा और न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू x की वैल्यू किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 डिवाइड बाई 81.75 तो हमारा आएगा 0.146 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा, जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला था, फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। यही चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोला था कि कंप्रेशन निकालो किसमें, स्प्रिंग में। तो क्या हुआ हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको कोई उल्टा भी लेके बना सकता है, जैसे वो ऊपर क्वेश्चन में डाउनवर्ड बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट बस समझ में आना चाहिए। तो कंप्रेशन निकल गया हमारा स्प्रिंग का कितना, यदि मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14.6 सेंटीमीटर, 14.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में भी निकालना चाहें तो आप उसमें भी निकाल सकते हैं। तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रेशर के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि प्रेशर का क्या यूज रहता है और एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट वन। एक जो शार्प नाइफ होता है ना, वो अच्छे से काटता है किसके मुकाबले, ब्लंट वन के। ब्लंट वन मतलब जिसका जो शार्प ना हो, पैना ना हो, चौड़ा हो थोड़ा। ठीक है, कैसे, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अब शार्प नाइफ है तो वो क्या होगा, एकदम शार्प होगा, उसका क्या होगा, एरिया एकदम कम होगा। तो जब उसका एरिया कम होगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। ठीक है, तो मस्त काट लेगा, ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो मस्त काट लेगा। यदि वो उसका धार नहीं हुआ उसमें ज्यादा, ठीक है, ब्लंट रहा, तो क्या होगा, उस केस में एरिया ज्यादा होगा उसका, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगने लग जाएगा। ठीक है, यही सिंपल क्या है, प्रेशर का एप्लीकेशन है। सेकेंड पॉइंट, अ कैमल वॉक इजिली ऑन अ सैंड व्हाइल इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड फॉर अ मैन। एक ऊंट आसानी से रेत में चल लेता है। ठीक है, वही इंसान के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है रेत में चलने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऊंट का जो लेग रहता है ना, उसका एरिया थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मैन के कंपेयर में बात करें तो उसका एरिया ज्यादा रहता है। तो जब उसका एरिया ज्यादा रहता है तो वो प्रेशर क्या एक्सर्ट करता है, कम एक्सर्ट करता है सैंड में। वैसे ह्यूमंस का क्या रहता है, एरिया कम रहता है तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, घुस जाते, धस जाते रेत के अंदर। ठीक है, फिर थर्ड वाला, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, प्रेशर का एप्लीकेशन रहता है। कैसे, जो रेल की पटरीज हम माउंट करते हैं तो उसमें आप देखे होंगे ऐसे पटरी रहती है, तो बीच बीच में ऐसे लकड़ियों की पहले और आजकल कंक्रीट का बेस डालते हैं। रेलवे ट्रैक्स आर लेड, मतलब बिछाते हैं उनको, ऑन लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स। रेलवे ट्रैक्स को जब भी हम डालते हैं तो उनको लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स में डालते हैं। कैसे, रेल की पटरी क्या होती है, ऐसे होती है। ठीक है, यदि सिंपली मैं इसको जमीन में रख दूं ना, तो इसका क्या है, एरिया बहुत कम है, इसका एरिया क्या है, बहुत कम है, तो वो क्या होगी, जमीन में लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करेगी और जमीन के अंदर धंस जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेल की पटरीज को हम स्लीपर्स में रखते हैं। आयरन या वुडन बोल रहा है, अभी हम कंक्रीट का भी देखते होंगे, ऐसे स्लीपर्स रहते हैं, देखे होंगे आप, जब रेल की पटरी बनते रहती होगी तो आप देखोगे ऐसे स्लीपर्स में रखते हैं उनको। इससे क्या होता है ना, इनका जो एरिया है, जो नीचे का ग्राउंड एरिया है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो पहले जो वो ऐसा फोर्स लगा रहे थे, अब वो उनके पिलर्स फोर्स लगाएंगे जिनका एरिया क्या है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इसलिए वो जमीन में कम प्रेशर डालेंगे और धंसेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन होता है, सेम प्रेशर एरिया फोर्स का यही एप्लीकेशन होता है। फिर उसका, अ शार्प नीडल पियर्स द स्किन इजीली। एक शार्प जो नीडल होती है वो स्किन में गप से घुस जाती है, बट नॉट अ डल नीडल, बट एक डल नीडल नहीं। ऑल थ्रू द फोर्स अप्लाइड इन बोथ द केसेस इज द सेम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, एक शार्प नीडल जल्दी घुस जाती है, एक डल नीडल उतना जल्दी पियर नहीं कर पाती, भले हम प्रेशर सेम लगाए। वही कंसेप्ट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या बोल रहा है, सेम अप्लाई करेंगे, इसका मतलब फोर्स को क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट रख रहे हैं। यहां पे फोर्स क्या है हमारी, कांस्टेंट है यहां पे। तो जब फोर्स कांस्टेंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, एक शार्प नीडल क्या होगी, शार्प नीडल का एरिया बहुत कम होगा तो प्रेशर क्या लगाएगी, वो ज्यादा लगाएगी। एक जो डल नीडल है उसका क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा,
तो इसका मतलब वो प्रेशर क्या लगाएगी, कम लगाएगी, तो मतलब जल्दी पियर्स नहीं कर पाएगी। सेम यही कंसेप्ट है मैथमेटिकली भी आप देखें तो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं प्रेशर के एप्लीकेशन। मेन एप्लीकेशन तो कहां आता है, हाइड्रोलिक्स में आता है। आप क्रेन देखे होंगे ना, क्रेन बड़े बड़े लोड्स लिफ्ट करती है, उसके नीचे में छोटे छोटे पिस्टन्स लगे रहते हैं, तो वो उसी का मेन प्रेशर है। ये फोर्स और एरिया का ही प्रेशर है। छोटे से एरिया में प्रेशर लगाओ तो आगे वो बड़ा वाला एरिया उठा देगा, प्रेशर तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यही क्या रहता है हमारा प्रेशर का एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक अपने इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, क्या, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है हमारी, हिंदी में बोले तो घनत्वता, कितना घना है, मतलब कितना डेंस है कोई चीज। कैसे, जैसे मैं एक बॉक्स लेता हूं, 2 टोक में बॉक्स लिया, ठीक है। अब मैं मानता हूं कोई भी एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इस बॉक्स में बस उस गैस के, ऐसी मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, इस बॉक्स में उस गैस के मात्र 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और इस बॉक्स में उस गैस के हो सकते हैं, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कितने, 10-20 मॉलिक्यूल एज्यूम कर ले रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, गैस किसमें ज्यादा डेंस्ड है, ए वाले में कि बी में, ए में ज्यादा डेंस्ड है कि बी में ज्यादा डेंस है। तो मैं बोलूंगा कि गैस की डेंसिटी बी में ज्यादा है, क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, डेंसिटी उसकी ज्यादा है। और ए में क्या है, गैस की डेंसिटी कम है, क्योंकि उतने ही स्पेस में कम मॉलिक्यूल्स है। तो यही डेंसिटी बताती है कि घनत्वता किसमें ज्यादा है, डेंस किसमें है, कौन सी चीज के अंदर ज्यादा डेंस है। पानी, सब फ्लूइड अलग अलग प्रकार की उनकी प्रॉपर्टीज होती है, सबकी अलग अलग प्रकार की डेंसिटी होती है। तो यही बताती है डेंसिटी कि कितने, एक वॉल्यूम में कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं उसके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की, मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका मास उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है ऑफ दी सब्सटेंस। इट इज डिनोटेड बाय रो, रो से हम डिनोट करते हैं डेंसिटी को। कैसे लिखते हैं हम रो को, ऐसे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ m बी दी मास ऑफ ए सब्सटेंस, m क्या है, किसी सब्सटेंस का मास है, ऑफ वॉल्यूम v, उसकी वॉल्यूम v है, देन डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज गिवन बाय, उस सब्सटेंस की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट्स की बात करें तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। एंड डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला इज, अब डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करें तो केजी को मैं कैसे लिखता हूं, एम के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। और मीटर क्यूब मतलब एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ की क्यूब, तो एल ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3। तो वही डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल की पावर -3, ठीक है। तो ये क्या था, डेंसिटी, जो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कहीं भी डेंसिटी आपको निकालनी है तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपकी क्या निकल जाएगी, डेंसिटी निकल जाएगी, ठीक है। डेंसिटी हो गया। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव मतलब एक रेशियो, किसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी भी यही होगी। देखते हैं क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज का दूसरा नाम जानना। यदि वो आपको चीज पता है और उसको वो चीज आपको दूसरे वर्ड से पूछ ले रहा है और आप उस दूसरा नाम उसको नहीं पता, तो वो चीज जान के भी आप उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का रेशियो है of that substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैसे आगे जाके हम बड़ी क्लासेस में उसको एस से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, ये रेशियो होता है डेंसिटी रो, मैं लिख रहा हूं यहां पे एनी मतलब कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो डिवाइड कर दूंगा उससे वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस जो सबसे ज्यादा होती है और जो 1000 होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो वो क्या बताएगी मेरी रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब मैं किसी सब्सटेंस की डेंसिटी रखा, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया वाटर की डेंसिटी से, तो मेरी क्या आ जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। तो वो कैसे ही, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रो एनी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं कैसे लिखूंगा, रो वाटर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कर निकालते हैं। इट हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो दोनों डेंसिटी का ही रेशियो है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं होता। इट इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, पॉजिटिव
स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और हमेशा पॉजिटिव में आती है। लास्ट पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ते हैं वाटर के बिहेवियर के बारे में तो उसको हम बोलते हैं अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर क्या करता है? अनयूजुअल बिहेव करता है, जैसा कोई सब्सटेंस बिहेव नहीं करता। कैसे? वाटर का यदि मैं टेम्परेचर कम करने लग जाऊंगा ना जैसे रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री 23 डिग्री सेल्सियस, वाटर का मैं टेम्परेचर कम करने लग गया 4 डिग्री तक ले गया है, तो 4 डिग्री में ना उसकी डेंसिटी क्या होगी? मैक्स होगी। फिर कम करूंगा ना तो फिर उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यदि मैं 0 से 4 डिग्री जाता हूं तो भी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, 23 से 4 डिग्री आता हूं तो भी उसकी क्या होगी? डेंसिटी बढ़ेगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की क्या होती है? डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होती है कि आइस ऊपर से जम जाती है और अंदर में पूरा पानी रहता है। तो जमनी तो पूरी नीचे से लेके ऊपर तक चाहिए, तो आइस की क्या होती है? ऊपर की लेयर जम जाती है और अंदर में क्या होता है? पानी रहता है। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस में, जो कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे आगे जाके लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड या वाटर उसमें यूज कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी हम हमेशा 1000 ही मानेंगे। ठीक है, तो ये थी रिलेटिव डेंसिटी, किसी दो डेंसिटी के बीच का रेशियो, ऊपर वो सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाई वाटर। वाटर को हम क्यों लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी में? यदि हम रेशियो निकाल रहे तो किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी लेके रेशियो निकाल लें, क्योंकि वाटर क्या होता है? एक प्रकार का स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। ठीक है, वाटर को हम आइडियल फ्लूइड मानते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, वाटर की दो प्रॉपर्टीज, प्रेशर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। आगे जाएंगे हम देखेंगे कि कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे लिक्विड के अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है तो प्रेशर चेंज होते रहता है और उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच, वो कैसे आता है, और कैसे लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम कैसे प्रेशर निकालेंगे और कैसे अंदर जाते जाते प्रेशर बढ़ते जा रहा है, उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।